बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। हमारी स्टडी टेक्स्ट में ये चैप्टर नंबर 4 है। मेरी अपनी बुक में चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन हम इन दोनों बुक्स को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को। बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली इन इक्वलिटीज के साथ डील किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में इन इक्वलिटीज के साथ डील किया जाता है। इन इक्वलिटीज में जो हम लोग डीलिंग क्या करते हैं, देखें, आप लोगों ने ये साइन देखा होगा, ये इक्वलिटी का साइन है। और अगर इन इक्वलिटीज की बात करें तो हमारे पास इन इक्वलिटीज जो आती हैं वो इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी की सारी हमारे पास हैं इन इक्वलिटी। ऑलराइट। और लीनियर प्रोग्रामिंग में जो इनइक्वलिटीज हम लोग डील करेंगे वो हमारे पास हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। हम इनके साथ डील करेंगे, मतलब सिंपली ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हम लोग यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की तरफ कि लीनियर प्रोग्रामिंग की जरूरत हमें कहां पर पड़ी। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आप देखें कि यहाँ पर बहुत से ऐसे रिसोर्सेज मौजूद होते हैं जो कि लिमिटेड फॉर्म में हैं। बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड फॉर्म में हैं। कुछ अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि बेटा, जब से हम लोग जिंदा हैं आगे भी नस्लें आती रहेंगी, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हवा से मिलती रहेगी। ऐसा ही है ना? अच्छा, इसमें कोई ऐसी रिसोर्स की कैद नहीं है। ये नहीं है कि 5 साल के बाद इसने खत्म हो जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अपनी लाइफ में देखें ना, सबसे बड़ा जो हमारे पास रिसोर्स है वो है टाइम। और टाइम हर किसी के पास लिमिटेड है। जैसा कि अगर हम लोग बात करें ना, एक दिन में मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आप लोगों के पास भी सेम वही 24 आवर्स ही हैं। देखा जाता है अब उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, कि उन रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, हमने उनको इस्तेमाल कैसे करना है। मैं जिस तरह से अपने 24 आवर्स को स्पेंड करता हूं, आप लोग वैसे नहीं करते करता। हम में से कुछ ऐसे हैं जो 6 घंटे सोते हैं, बाकी जितना भी उनके पास टाइम है 18 आवर्स वो डिफरेंट एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 10 घंटे सोना प्रेफर कर लेते हैं, बाकी 14 आवर्स वो अदर एक्टिविटीज को दे देते हैं। फिर स्टडी के लिए भी अगर आप लोग देखें, आप में से हर कोई स्टडी को इक्वल टाइम नहीं दे रहा। ये होती है रिसोर्सेज की एलोकेशन, उनकी यूटिलाइजेशन, कि हम लोगों ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कहां कहां पर यूज करना है। सेकंड, हमारे पास जो रिसोर्स आ जाता है वो है अमाउंट, कैश, रुपीज। हमारे पास जो पैसे मौजूद हैं, हम उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है हम लोगों ने। अब आप में से कोई ऐसा भी होगा कि सपोज अगर मैं बात करूं कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास 500-500 रुपए हैं। अब मुझे ये एक बात बताएं, क्या उनमें से कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कोई 600 रुपीज की चीज परचेज कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास है ही 500 रुपए। लिमिटेड रिसोर्स है मौजूद उस। हाँ, अब अगर कोई 400 रुपीज के कोई आइटम हो, इजीली परचेज कर सकते हैं। इवन के 500 तक का हो, इजीली परचेज कर सकते हैं। लेकिन क्या दोनों की प्रेफरेंसेस एक जैसी होंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंसेस रखनी है, डिफरेंट डिफरेंट जाके कमोडिटीज परचेज करेंगे, लेकिन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए। अब हम इसको लेकर आते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ, कि बेटा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जब भी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही होती है तो वो किसी सिंगल डिपार्टमेंट में नहीं बनती, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से होके गुजरना पड़ता है, फिर जाके वो कंप्लीट होती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पेन मैन्युफैक्चरिंग है, एक डिपार्टमेंट होगा जो प्लास्टिक को शेप देगा पेन की फॉर्म के अंदर। सिर्फ उनके पास प्लास्टिक मौजूद होगा, उसको पिघलाकर जिस भी शेप का पेन बनाना होगा उन्होंने उसको शेप करना है। फिर वो वहां से दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाएगा पेन, और उन्होंने उसमें इंक की फिलिंग करनी है।
ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, जो भी होगी, उन्होंने उसमें इंक की फिलिंग करनी है। फिर थर्ड डिपार्टमेंट के पास जाएगा वो पेन, उन्होंने उसके ऊपर कैपिंग करके उसकी पैकिंग कर देनी है, तब जाके वो एक फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट होनी है। अब मुझे एक बात बताएं कि स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ पेन का, क्या इंक वाला फिलिंग कर सकता है? नहीं, डिपेंडेंट है भाई। पहले उन्होंने जाकर स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इंक वाले ने आके उसमें इंक की फिलिंग करनी है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि अगर स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर हमें 15 मिनट लग जाते हैं, क्या उनकी इंक की फिलिंग के ऊपर भी 15 मिनट लगेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। हर डिपार्टमेंट के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट को इक्वल टाइम लगेगा, ये चीज जरूरी नहीं है। हो सकता है स्ट्रक्चर बनाने में हमें आधा घंटा लग जाए, लेकिन इंक की फिलिंग में 5 मिनट में हो जाती है एक पेन की इंक फिलिंग। पैकिंग की बात करें तो 10 मिनट में एक पेन की पैकिंग हो जाती है। आपको टाइम बता दिया जाएगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिपार्टमेंट ए में उसके पास कितना टाइम रिक्वायर्ड है, डिपार्टमेंट बी में उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, डिपार्टमेंट सी में उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितने टाइम ड्यूरेशन में एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो सकती है। लेकिन साथ में अब इधर यह बताया जाएगा कि भाई डिपार्टमेंट ए के पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं। ऑलराइट, जैसे अगर हम लोग यहां अपनी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, एक टीचर के पास ना लिमिटेड टाइम है टू टीच स्टूडेंट्स। सपोज मेरे पास 10 घंटे हैं, मैंने सीएफई से कहा हुआ है कि भाई ये 10 आवर्स हैं, इस टाइम में जो मर्जी मेरे लेक्चर देने हैं मुझे दे देना, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर 10 आवर्स से ज्यादा जाएंगे, क्या वो मुझे देंगे? नहीं, एक कैपेसिटी है कि भाई इससे ज्यादा अब बस हो गई है, अब लेक्चर नहीं पढ़ाए जा सकते, लेकिन उन 10 आवर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। अब एक टीचर हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिन्होंने यहाँ पे टीचिंग करनी है, लेकिन साथ में यहाँ टीचिंग करने के बाद उन्होंने चले जाना है कोई और जॉब करने के लिए। और हमें पता है कि भाई उनका लेक्चर हमने सबसे पहले लगाना है, ताकि पहले वो यहाँ पे टीचिंग करें, उसके बाद जाके अपनी जॉब करें। क्या मैं उनका लेक्चर 2-3 बजे लगा सकता हूँ? नहीं। तो ये बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के पढ़ने का मकसद बेसिकली ये होता है कि हमें ये पता चल सके कि हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन होता है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस्ट की मिनिमाइजेशन की जाती है। आपके पास देखिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के दो ही मेथड हैं। या तो अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दो, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये पेन मुझे मार्केट में 50 रुपए का मिलता है, मैंने आज सोचा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मैंने ये 70 रुपए का बेचना शुरू कर दिया, जबकि मेरे साथ वाला 50 रुपए का बेच रहा है, मेरे पास कस्टमर आएगा? तो कहां से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ है, जब कस्टमर ही नहीं आएगा। कस्टमर को पता है कि यार ये चीज 50 रुपए की मिल रही है, मुझे 70 रुपए की दे रहा है, क्या आप खुद बोलते नहीं हो कि भाई महंगी क्यों दे रहे हो, तो 50 रुपए का पेन है। तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं किया जाता। अब हमने ये देखना होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करूं। मैंने देखा कि यार ये मार्केट में ना मुझे पेन 40 रुपए का मिलता है, लेकिन साथ में मुझे किसी ने बताया कि अगर यार आप उर्दू मार्केट में चले जाओ ना, और वहां पर बल्क क्वांटिटी में परचेज करो, तो तुम्हें सेम यही पेन 30 रुपए का मिलेगा। तो मैं कुछ ऐसा डिसीजन लूंगा कि मैं बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट से ले लूं, तो सेम पेन मुझे 30 रुपए का मिल रहा है, जबकि मेरे साथ वाले को वो पेन 40 रुपए का मिल जाए। दोनों ही 50 रुपए का बेच रहे हैं, किसका प्रॉफिट ज्यादा है? मेरा, क्योंकि मैंने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मौजूद होता है, या तो वो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन के लिए होगा, या मिनिमाइजेशन के लिए होगा, या फिर रिसोर्सेज की बेस्ट एलोकेशन के लिए होगा। ऑलराइट, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब जो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट क्वेश्चंस गिवन होंगे ना, वो कुछ इस फॉर्मेट में होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। इसके बाद सेकंड फॉर्मेट स्टार्ट हो जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां पर देखें, एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में
P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वलिटी की फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वलिटी के फॉर्म में। P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, C स्टैंड फॉर कॉस्ट। अगर प्रॉफिट है तो हम लोग उसको चेक किया करेंगे मैक्सिमाइजेशन के लिए, ऑलराइट। और अगर कोई कॉस्ट फंक्शन है तो हम उसको चेक किया करेंगे मिनिमाइजेशन के लिए। अब देखिए यहां पर भी प्रॉफिट था तो, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जी। यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है जी, एंड जी मुझे नहीं पता कि यार ये क्या है, प्रॉफिट है या कॉस्ट है, तो आपको बताएगा। ये बेसिकली एक जर्नल फंक्शन है, तो आपको वो बताएगा कि मैंने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो जैसा वो कहे आपने वैसा कर देना है, ऑलराइट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ एक तो इक्विलिटी का साइन यूज होगा, दूसरा वो आपको बताएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है। ये बात क्लियर हो गई। उसके साथ अगर आप लोग देखें तो इनइक्वलिटी की फॉर्म में आपको कुछ नजर आएगा, जैसे कि यहां पर देखें ये इनइक्वलिटी यूज हो गई, इनइक्वलिटीज ये आपको नजर आ गई। इनको कहा जाता है कॉन्स्ट्रेंट्स। इनको क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स, बेसिकली कंडीशंस, कंडीशंस कॉन्स्ट्रेंट्स। ये देखिए ये मेंशन है सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। ये जो इनइक्वलिटी की फॉर्म में गिवन है ये आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अच्छा, इनकी तादाद 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बिजनेस की सिचुएशन के ऊपर। मतलब अगर मुझसे ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाए हाउ मेनी कॉन्स्ट्रेंट्स आर देयर, तो मैं कहूंगा इंफिनिटी। अगर क्वेश्चन की कोई सिचुएशन नहीं बताई गई, वैसे ही पूछ रहे कि नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स आपके पास कितने होते हैं, तो मैं कहूंगा इंफिनिटी। कुछ भी हो सकती है, मतलब 2, 3, 4, 5, 10, 12 कुछ भी आ सकते हैं मेरे पास। फिर यहां पर एक कंडीशन इंपोज की जाती है हर क्वेश्चन के बाद। एक तो कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन होंगे, दूसरा आपको हर क्वेश्चन के बाद ना ऐसी कोई कंडीशन नजर आ जाएगी कि x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा कि x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। उनके क्वाड्रेंट्स भी आपने देखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना ऐसा। तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं प्रोडक्ट ए के -10 यूनिट्स बनाऊंगा, इज इट पॉसिबल? तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि नेगेटिव फॉर्म में हमारे पास नहीं आती, उनमें नेगेटिविटी पॉसिबल नहीं होती। तो बेटा जब नेगेटिविटी नहीं है तो ना डिस्कस करो। इसीलिए वो कह रहा है कि भाई x एंड y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। इसीलिए उसने लिखा कि x एंड y जो मेरे पास मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनके नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो। इट मींस दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। ये बात क्लियर हो गई। ये जस्ट कंडीशन होती है जो कि हर हाल में आपने अपने क्वेश्चन के अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स के बाद मेंशन करनी है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, एक कंडीशन दें कि भाई इनके कॉन्स्ट्रेंट्स बनाएं। एक ऑप्शन हो जिसमें ये कंडीशन ना हो, और दूसरा ऑप्शन बाकी सब कुछ सेम है लेकिन दूसरा ऑप्शन जिसमें ये कंडीशन गिवन है, तो मैं उसको टिक करूंगा जिसमें ये कंडीशन गिवन है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि सिंपली आपने जाके रिकॉर्ड करना है x एंड y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उनको आपने इसी फॉर्म में ही लिखना है, या तो दोनों को अलग अलग करके लिख लें
या दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं, एक ही बात है। यहां तक कोई इशू? अच्छा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत सिंपल, बहुत इजी सा है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, वो भी सिर्फ स्टार्ट में। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा ना, तब ये सबसे ज्यादा इजी स्टेप है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इजी चैप्टर आपके पास है, और ये अपने फुल मार्क्स आपको देके जाएगा। अब आपने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपको गिवन होगा, आज हम डिस्कस करें फर्स्ट 4 क्वेश्चन से रेलिवेंट, और इसमें से मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने। ये इन चारों में से ज्यादा हैवी क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स गिवन। तो आपका जो क्वेश्चन का स्टार्ट होना है ना, वो सबसे पहले कंस्ट्रेंट से होना है, क्या आपने कंस्ट्रेंट्स उठा लेने हैं, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम सबसे लास्ट पे जाकर होना है। तो अगर आप लोग यहां पे देखें, आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं, फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है आपके पास, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 18। आपने इसको अपने पास रिकॉर्ड किया, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 18। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट देखिए हमारे पास कौन सा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। जी, थर्ड वन इज x लेस देन इक्वल टू 4। द फोर्थ एंड लास्ट वन इज y लेस देन इक्वल टू 6। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, जैसे ही आप ये लिख लें, उसके बाद आप लोगों ने इसमें से x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। बेसिकली आपने ना इनका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, दो पॉइंट्स होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं ना कि बेटा ये देखो ये एक पॉइंट है, मुझे इसका ग्राफ तो बना कर दो, तो कैसे बनाओगे? अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, क्या कुछ पता है? लेकिन अगर साथ में इसके कह दूं कि बेटा ये लो एक दूसरा पॉइंट, अब ग्राफ बना कर दो, अब आपको पता है कि भाई ये ग्राफ ये देखें इस तरह से बनेगा, ऐसा है ना? तो बेटा आपने हर इक्वेशंस के लिए, इनइक्वालिटीज गिवन है, हर कंस्ट्रेंट के लिए दो दो पॉइंट्स, दो दो कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। बेसिकली वो कोऑर्डिनेट्स कोई से भी दो हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, कोई और ना फाइंड करना। आपने क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब आप देखें एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, a point on x axis where y is 0। तो आपका जो पहला पॉइंट बनना है, देखिए आपको एज इट इज ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी का मुजाहिरा करना कि भाई ये देखें, मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसमें y की वैल्यू, तो कर दो ना y को 0। ये देखें y को 0 किया, अब ये y इधर आके पुट करो, और देखो x की क्या वैल्यू बनेगी। अगर मैं इधर y को 0 पुट कर दूं, क्या ये सारे की सारा 0 नहीं हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3x। ऐसे सपोज करना है जैसे ये इज इक्वल टू है, ये काम करते हुए ये ना सपोज कीजिएगा कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन, आपने ऐसे समझना है जैसे ये इक्वलिटी है। तो 3x इज इक्वल टू 18, देन x इज इक्वल टू 6। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? तो यहां से x की वैल्यू आपको 6 मिलेगी, कब? जब आपके पास y की वैल्यू 0 हो। ऑलराइट। अच्छा, फिर आपने ना दूसरा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, x को 0 पुट करेंगे अब, क्योंकि हम लोगों ने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो यहां देखिए जैसे ही x को 0 पुट किया, तो ये 3x सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलनी है y की वैल्यू। तो y के साथ जो भी कोफिशिएंट मौजूद हो, जो कांस्टेंट वैल्यू मौजूद हो, वो आपके इस नंबर के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, बेटा आपने इतना अपने काम को शॉर्ट जरूर करना है। मतलब जहां पर अगर आप लोग कुछ इस तरह से करते हो ना, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए,
कि हम लोगों ने 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 18, फिर 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 18, फिर लिखा 3x इज इक्वल टू 18 एंड देन x इज इक्वल टू 18 बाय 3। फिर इसके लिए भी हमने कैलकुलेटर उठाया कि 18 डिवाइडेड बाय 3, कंफर्म किया 6, देन x इज इक्वल टू 6, फिर लिखा 6 एंड 0। तो इतनी देर में मैं तुम्हारा पूरा क्यूएम का पेपर सॉल्व कर लूं। ओके, कुछ नहीं करने की जरूरत है, तुम लोगों ने डायरेक्ट अपने पास जाके पॉइंट लिख देना है। ओके, और फिर पता चले सर जी चेक करें ठीक है या गलत है, तो गलत है भाई, क्योंकि ये मेथड हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा कुछ भी नहीं है ये, चाहे मेथड ठीक ही क्यों ना हो। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट सुने, अगले पॉइंट के लिए हमें बताएं कि हमारे पास एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज क्या आएंगी। अब देखिए, अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू, और अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई। इन दोनों के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, इनके ये ऑलरेडी इंटरसेप्ट्स हैं, इनके लिए कुछ नहीं करना। बेटा ये है आपके पास ऐसे जैसे x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, x इज इक्वल टू अ, और अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो तो हमेशा ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है वेयर x इज इक्वल टू 4, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू, वहां पर हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अगर मेरे पास y इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए तो ये हमेशा हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वेयर y इज इक्वल टू, जहां पर मुझे y की वैल्यू 6 नजर आएगी वहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ऑलराइट, और अगर दोनों वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में मौजूद हों तो वो लाइन या तो अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है, वो फिर मुझे देखना पड़ता है कि इस लाइन की डायरेक्शन क्या है। ओके हो गई ये बात, यहां तक कोई इशू। जैसे ही आप लोग ये वाला काम कर लें उसके बाद आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन ग्राफ में आप लोगों ने सिर्फ उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है, एक्स एंड वाई एक्सिस। उसको कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे, और ये ग्राफ बनेगा आपके पास ऐसे। अच्छा, इसको ना मतलब बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बना लेना और बिल्कुल छोटा सा भी नहीं बनाना, क्योंकि इसमें आपके पास ना आपके कॉन्स्टेंट्स हैं काफी सारे। जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होंगे उतनी स्ट्रेट लाइन आपने इस पे ड्रॉ करनी है। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको स्ट्रेट लाइन का पता ही ना चले और आपको ये ना पता चले कि कौन सी स्ट्रेट लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ये चीजें हम लोगों ने इस ग्राफ से फाइंड करनी है। तो इस वजह से आपने बिल्कुल छोटा सा ग्राफ नहीं बनाना, तो एक अच्छे मुनासिब साइज के मुताबिक ग्राफ हो कि आपको तमाम तर वैल्यूज का पता चले। फिर जहां पर देखिए ये आपके पास आपका एक्स एक्सिस और ये आपके पास आपका वाई एक्सिस। अब आपने इसकी स्केलिंग करनी है, इसकी वैल्यूज को देखना है। तो वैल्यूज देखने के लिए सबसे पहले देख लिया करेंगे अब मेरे पास एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें ना तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो फिर देखिए वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10। तो अब आपने जो स्केलिंग करनी है ना इसके मुताबिक, क्योंकि अब 10 से ज्यादा ग्रेटर वैल्यू तो मुझे चाहिए नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 10 ही इधर लिख दिया तो उसके ऊपर वाली सारी वैल्यू तो आ रही है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप लोगों को भाई मेरा ग्राफ 10 के अंडर अंडर आ रहा है, तो आप लोगों ने यहां पर स्केलिंग कुछ अच्छे तरीके से करनी है। अब देखें जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, 1 2 3 4, आप 2 2 का रेफरेंस भी ले सकते थे, लेकिन जो स्केलिंग आपने यहां पर की वाई एक्सिस के ऊपर, सेम वैसी ही स्केलिंग आपके एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। ऑलराइट, अब ये ना हो कि इनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाने चाहिए,
बिल्कुल इक्वल इक्वल साइज के मुताबिक। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपका ग्राफ जितना अच्छा बनेगा ना, तो उतने ही चांसेस ऑफ एरर आप लोगों के पास कम होंगे। क्या आपको यह बात समझ आ चुकी है सब बच्चों को? अच्छा, अब इन पॉइंट्स को यूज करते हुए ये जो हम लोग ने एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड किए हैं, आपने यहां पर ग्राफ के ऊपर ये लाइंस ड्रॉ करनी है। इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आपने इस ग्राफ के ऊपर ये स्ट्रेट लाइंस बनानी है। बनाओ जरा, ये ग्राफ जरा कंप्लीट करो, शाबाश जल्दी करें। अब बेटा, आपने इन कॉन्स्ट्रेंट से जो इनके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई किए थे, उनकी मदद से आप लोगों ने जाकर इनके ग्राफ बनाने थे। तो फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट 6 और 0, इसका पहला कोऑर्डिनेट 6 0। तो आपने ना अपने पास ये आइडेंटिफाई करना था कि मेरे पास 6 और 0 कहां पर आएगा। ये पॉइंट की लोकेशन है। अब यहां पर देखें, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू तो कहां पर मिलेगी? क्या ये वैल्यू मुझे यहां पर मिलेगी? कौन से एक्सिस पर जाएगी? एक्स। तो बेटा, एक्स एक्सिस पर आके आपने सबसे पहले इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना था। ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0 है। फिर इसी कॉन्स्टेंट के सेकंड पॉइंट को देखो। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था? 0 और 9। ये कहां पे जाएगा 0 और 9? वाई एक्सिस पर। कहां वाई एक्सिस पर? जहां वाई की वैल्यू 9 हो। तो ये पॉइंट आपको यहां पर मिलेगा। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लेना था, और आपके पास ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट का ग्राफ बन जाता। ये फर्स्ट कांस्टेंट का ग्राफ आपके पास बन गया। क्लियर? और इसके साथ फौरन आपने लिख देना था कि ये मेरे पास लाइन 1 है, कि बाद में आपको ये चीज भूल ना जाए कि कौन सा कांस्टेंट का ग्राफ हमने कहां पर बनाया हुआ है। तो आपने इसके साथ फौरन लिख लेना था कि ये लाइन 1 या कांस्टेंट 1 का ग्राफ है। ऑलराइट। फिर आ जाना था आपने सेकंड वाले के पास। सेकंड में देखें आपको कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं। 10 और 0। 10 और 0 आपको मिल रहा है इधर। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? 0 और 10। 0 और 10 आपको मिलेगा इधर। अब इन दोनों को भी आपने थ्रू स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेना था। ये देखें कुछ इस तरह से। और इसी तरह से इसके साथ आपने लिख देना था ये लाइन 2 का ग्राफ है। क्या आपने इतना काम कर लिया था? अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जब आपके पास आ जाता है ना x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू, फिर आपने x एक्सिस पर जाकर इस वैल्यू को ढूंढना है कि भाई ये वाली वैल्यू हमारे पास हमारे x एक्सिस में कहां पर मिलेगी हमें। तो ये वैल्यू कहां पे हमें मिलेगी? जहां पर x की वैल्यू, तो ये देखें x की वैल्यू 4 ये मिली मुझे इधर। तो जैसे ही x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये रूल है कि ये एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है, जहां पर हमेशा एक वर्टिकल लाइन बन जाती है जिसके स्लोप की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी होती है। तो हमने कहा था कि स्लोप इन्फिनिटी उस टाइम पर होता है जब x कांस्टेंट हो जाए y की जो मर्जी वैल्यू हो। ऑलराइट। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं था x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के y को सिर्फ 0 लेना है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं था। y की चाहे जो मर्जी मेरे पास वैल्यू आ जाए, लेकिन x ने कांस्टेंट रहना था, इसीलिए ये एक वर्टिकल लाइन आ जाती है। ओके। और ये है आपके पास लाइन 3। फिर देखें लाइन 4, द लास्ट वन। और वो कौन सी है आपके पास? y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और y की क्या वैल्यू? अब देखिए y की वैल्यू 6 आपको कहां पे मिल रही है? ये इधर। तो अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो तो ये हमेशा एक
हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके स्लोप की वैल्यू 0 हो, जिसके स्लोप की वैल्यू, तो हमने कहा था कि भाई y अपने आप को चेंज नहीं करता, x चाहे जितना मर्जी खुद को चेंज कर ले, तो यहां पर सिंपली आप लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी थी। और ये है हमारे पास लाइन, ये ग्राफ बनना था हमारे। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई है? अब नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप, ग्राफ बनाना आ गया सब बच्चों को कि ग्राफ कैसे बनाना है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, अब काम स्टार्ट होता है इनइक्वलिटीज के साइन का, कि हमारे पास इनइक्वलिटीज कौन कौन सी हैं। मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो किस्म की इनइक्वलिटीज हो सकती हैं, कौन कौन सी? ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। बेटा अगर आपके पास इनइक्वलिटी है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप लोगों ने मूव करना है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और अगर आप लोगों के पास लेस देन इक्वल टू की इनइक्वलिटी है तो आप लोगों ने मूव करना है टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब ये देखें, ये है आपके पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है, और यहां पर वैल्यू 0 एंड 0 होती है। अब फर्स्ट के लिए देखें, फर्स्ट पॉइंट के लिए देखें, फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट का साइन देखें, क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल टू। ये ब्लैक कलर की लाइन, ये है हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट का ग्राफ। इसकी जो लिमिट्स हैं वो मैक्सिमम यही लाइन है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, जबकि इससे नीचे को मूव कर सकती है। ये सारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन तक इसका एरिया है, इसकी हदूद है, ये बाउंड्री लाइन है इसकी। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर? फिर सेकंड के पास जाओ। सेकंड के लिए ये जो ब्लू से कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन 2, इसके साथ कौन सा है साइन? तो इसने भी टू वर्ड्स ओरिजिन मूव करना है, लेकिन इसकी हदूद यहां तक मौजूद है, मतलब लाइन 1 से ज्यादा एरिया है, और इसने लाइन 1 तक नहीं आना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन तक इसकी हदूद है। ये बात क्लियर हो गई? सेम केस विद लाइन 3। लाइन 3 के साथ देखिए कौन सी इनइक्वालिटी है? लेस देन, तो इसने भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ मूव करना है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन बेसिकली वाई एक्सिस की तरफ है, कि ये अपने आप से लेकर वाई एक्सिस तक मूव कर सकती है। बात क्लियर? आप खुद सोचो, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके चला जाऊं, तो राइट हैंड साइड पर तो 3 से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, 4 से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, 5 6 7। उसने मना नहीं किया कि भाई मैक्सिमम 4, उससे कम रह सकते हो, तो इससे कम देखो तो 3 2 1 की इजाजत है हमें, क्लियर? लेकिन 4 से ज्यादा की इजाजत हमारे में नहीं है। अब यहां y को देखो, लेस देन इक्वल टू 6, मतलब आप 6 से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन 6 से नीचे आपके पास सारा एरिया एक्सेप्टेबल है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? बेटा सिंपल सी बात, कि अगर लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी है ना, और जिस मर्जी कॉन्स्टेंट के साथ है, आपने देखना है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहां है। आपने उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ एरो बना देना है कि भाई इसका सारा एरिया पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ है। या आप ऐसे समझें जैसे कहने को तो जमीन का एक टुकड़ा, लेकिन काफी सारे कंट्रीज मौजूद हैं। आप पाकिस्तान में तो रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो आपको एक बाउंड्री लाइन नजर आती है, बॉर्डर, उसके बाद जाने की इजाजत नहीं होती आपको। हालांकि दूसरी तरफ भी इंसान ही बसते हैं। क्यों?
क्योंकि दूसरा कंट्री शुरू हो जाता है और वो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप आ जाओ। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई हम लोग अगर बात करें ना, ये लाइन 2 की, ब्लू कलर से लाइन की, इसकी लिमिट्स यहां तक हैं, इसके बाद दुश्मन मुल्क है, बाउंड्री लाइन है ये, आगे नहीं जा सकते। हाँ, पाकिस्तान में रहते हुए आप चाहे लाहौर में चले जाओ, मुल्तान चले जाओ, कराची चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, जो मर्जी घूमो, मतलब इससे नीचे पॉइंट ऑफ ओरिजिन तक आप जिस एरिया में मर्जी घूम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकते, इजाजत नहीं मिली। ये बात क्लियर हो गई? ओके। अच्छा, अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा रीजन जो सबके लिए कॉमन हो। इनमें देखिए काफी सारे अब रीजन बन जाते हैं, लेकिन हमने एक ऐसा रीजन आइडेंटिफाई करना है जो सबके लिए कॉमन हो। मतलब यहां पर देखें, अगर मैं इनको जरा नंबरिंग करूं, ये देखें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई रह तो नहीं गया? 9। तो ये देखो 9 डिफरेंट रीजन्स मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इन सब में से देखना है कॉमन एरिया जिसमें मेरे तमाम कॉन्स्ट्रेंट्स हैप्पीली रह सकें। अब यहां पर बात सुनिएगा, जरा मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं बात करूं ना लाइन 3 की, इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है। आपके सारे क्वेश्चन का जो दारोमदार है, जो डिपेंडेंट कर रहा होता है ना, डिपेंड वो सिर्फ इसी डिसीजन के ऊपर कर रहा होता है कि अगर आपने उस एरिया को ठीक से फाइंड कर लिया तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। और ग्राफ इसीलिए ठीक से बनाया जाता है ताकि हमें तमाम एरियाज का पता चल सके। अब यहां पर अगर आप लोग देखें, हमने सबको खुश करना है। कैसे? अगर बात करें लाइन 3 की, लाइन 3 ने किस्सा ही खत्म कर दिया। उसने कहा कि भाई मेरी राइट हैंड साइड वाला कोई भी एरिया तुमने नहीं लेना। एम आई राइट? तो ना तो 4 आएगा, ना 6 आएगा, ना ही 7 आएगा। हम इनकी बात ही नहीं करेंगे। क्यों? लाइन 3 ने इनकार कर दिया था। ऑल राइट। अच्छा, ये मतलब ऐसा है जैसे तुम्हारा रिश्ता होने लगा है और मामा ने कह दिया कि मेरे खानदान में से कोई लड़की नहीं आएगी। अब भाई आपने खाला का और मामू का तो सोचना ही नहीं है ना कि उनके यहाँ तुम्हारा रिश्ता होने वाला है। मामा ने ही मना कर दिया है, करोगे शादी वहां? अब क्या माँ को नाराज करोगे? चाहे जितनी प्यारी लड़की क्यों ना हो, इनकार कर दो। वही केस है इधर, मना हो गया। वहां पे फिर बाबा जी को गैरत जागी, उन्होंने कहा मेरे खानदान में से भी फिर कोई नहीं आएगी। मतलब 3 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 1 भी कैंसिल। ये जरा कॉमन थे रिश्तेदार। बात क्लियर हो गई? अब कौन बचता है? भाई शादी करनी है तुम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि कुमारे मर जाओगे, शादी होनी है। लेकिन अब देखो, अब एक हमारे पास आ गए 5 वाली, एक मतलब नेबर्स में से कोई रहते थे वहां से। अच्छा, वहां पर अगर आप लोग गौर करें ना, तो अम्मी भी राजी, अब्बू भी राजी, आप खुद राजी नहीं है। लाइन 1 आपने कहा कि नहीं नहीं, इसके साथ मैंने नहीं करनी। ऑल राइट। ये वो फैमिली आपके पास मौजूद है जिसमें अम्मी, अब्बू, बहन, भाई और आप खुद सारे राजी हैं। हाँ कर दो इनको। ये एरिया, ये एक ऐसा घर आपने सिलेक्ट करना है जिसमें आप सारे के सारे राजी। क्लियर है? तो वहां पर फिर काजी बुला लेना और इसे कह दो भाई कबूल है, कबूल है। ये देखो, इसको शेडेड एरिया में कन्वर्ट कर दो। क्या आपको ये बात समझ आ चुकी है? मजाक अपनी जगह पर, लेकिन बेसिकली आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पिक करना था। तो क्या आपको सारी ये बात क्लियर हो चुकी? ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको डिपार्टमेंट्स की बात की थी। तो बेटा हर डिपार्टमेंट के पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, टाइम मौजूद होता है। अब देखें, जब डिपार्टमेंट 1 ही आपको एक पेन का स्ट्रक्चर नहीं बना कर देगा,
अब डिपार्टमेंट 2 के पास चाहे इंक तो काफी मिकदार में पड़ी हो, टाइम भी मौजूद हो, लेकिन पेन का स्ट्रक्चर ही नहीं है, क्या वो फिलिंग करेंगे? इनकार कर देंगे। ये वो एरियाज होते हैं कि भाई अब डिपार्टमेंट 2 बैठा हुआ है, हमने उनसे पूछा भाई तुम क्यों फारिग बैठे हो, कहते हैं डिपार्टमेंट 1 वाले हमें पेन देंगे तो हम फिलिंग करेंगे। तो यहां पर हमने वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स हैप्पीली काम करें। क्लियर? यहां तक किसी को कोई इशू? ये जो कॉमन शेडेड एरिया है इसे कहा जाता है फिजिबल रीजन। तो ये हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये नियर टू रीजन है। अच्छा बेटा, जरूरी नहीं कि हमारे ना हर क्वेश्चन में यही एरिया ही बने जो नियर टू रीजन हो, ओरिजिन हो, जरूरी नहीं है। ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे कॉन्स्टेंट्स की इनइक्वलिटीज के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्टकट हो सकता है कि भाई अगर आपके तमाम कॉन्स्टेंट्स में इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ है, तो जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के साथ वाला एरिया होगा वही आपका फिजिबल रीजन होगा। लेकिन कब? जब तमाम के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन हो, तब पॉइंट ऑफ ओरिजिन के साथ वाला जो एरिया होगा वही हमारा फिजिबल रीजन। ये बात क्लियर? और अगर बेटा डिफरेंट डिफरेंट आ जाएं इनइक्वलिटीज के साइन तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर सबके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, अगर सबके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, तो जो एरिया पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बिल्कुल बाहर की तरफ होगा वो फिजिबल रीजन होगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो बेटा इस क्वेश्चन में ये वाला एरिया हमारा पॉइंट ये बनेगा, फिजिबल रीजन बन जाएगा फिर, अगर सबके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो। ऑलराइट, बात समझ आ गई सब बच्चों को? और अगर कुछ के साथ लेस देन, कुछ के साथ ग्रेटर देन, तो फिर 1 2 3 5 6 7 8 में से कोई बनता तो वो हम लोग आइडेंटिफाई करते कि कौन सा रीजन है। ये रीजन जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ रीजन के साथ हो, ये 7 नंबर वाला भी बन सकता है, ये 5 नंबर भी बन सकता है हमारे पास, ये 2 नंबर भी बन सकता है, और ऐसे आएंगे आपके पास क्वेश्चन। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, इसके बाद फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। लेकिन यहां पर देखो फिजिबल रीजन की ना दो टाइप हैं। एक होता है हमारे पास बाउंडेड फिजिबल रीजन, और दूसरा होता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड मतलब चारों तरफ से कॉन्स्टेंट से घिरा हुआ है, कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकता। जैसा कि आपके सामने ये जो आपके पास फिजिबल रीजन मौजूद है, ये कौन से वाला मौजूद है हमारे पास फिजिबल रीजन? बाउंडेड फिजिबल रीजन। और अगर ये हमारे पास होता 1 वाला, तो देखिए एक साइड तो इसकी ओपन है ना, 4 वाला, 6 वाला, अगर इनमें से कोई फिजिबल रीजन होते तो ये कहलाते अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ऑल राइट, ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, अब अगर इनके कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं जहां से ये टर्न कर रहा हो। उनमें एक कॉर्नर पॉइंट तो खुद पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, आपने इसको अपने सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बना। मतलब मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ मैं कितनी प्रोडक्शन करूं कि मेरी कॉस्ट मिनिमम हो, और मैं उससे कह दूं कुछ भी ना करो तो तुम्हारी कॉस्ट मिनिमम होगी, ना कुछ बनाओगे ना कोई कॉस्ट होगी, तो वो कहेगा तुम भी कहीं और जाके जॉब कर लो। तो आपने उससे प्रोडक्शन करवानी है, इस वजह से हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन को अपने सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। देखो मैक्सिमाइजेशन की बात करें तब तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन वैसे ही नहीं आना, लेकिन अगर मिनिमाइजेशन की बात करें तो कॉस्ट तो मिनिमम सबसे ज्यादा इसी पर ही होगी कि ना कुछ बनाओगे ना कोई कॉस्ट आएगी, लेकिन आपने इसको सोल्यूशन नहीं बनाना।
इसके अलावा अपने कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। एक तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, नेक्स्ट ये कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आपने देखने हैं। नेक्स्ट ये वाला बनेगा, एंड द लास्ट वन इज दिस। क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अब आपने ना अपनी मर्जी से इनको कोई ना कोई नेम कर देना है, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी एंड पॉइंट डी। क्लियर? अब आपने इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो दिखते ही पता चल जाएंगे इनकी वैल्यूज ये हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज को हमें फाइंड करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो हमें पता है इसमें एक्स को 0 लेना है, ऐसा ही है ना? तो पॉइंट ए की अगर हम लोग वैल्यू की बात करें, पॉइंट ए, तो आप इसकी वैल्यू मुझे क्या बताएंगे? 0 एंड 6। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, सी और पॉइंट डी, तो पहले पॉइंट डी पर आ जाओ, ये रहा पॉइंट डी। तो पॉइंट डी की क्या वैल्यू मुझे बताओगे? क्या इसमें कोई इशू है? लेकिन आप बी और सी को इतनी जल्दी से नहीं बता सकते। अब आपने ये देखना है कि पॉइंट बी कौन सी लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट बी कौन सी लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? तो यहां पे देखिए पॉइंट बी कौन सी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? लाइन 1 एंड लाइन, इसीलिए इनके नाम लिखे थे कि अगर यहां पे ये नाम ना होते तो अब तक हम भूल चुके होते कि कौन सा ग्राफ हमने कौन सी लाइन के लिए बनाया था। ये बात क्लियर हो गई? अब आ जाए लाइन 1 एंड लाइन 4, उनसे हेल्प लें। लाइन 1 से हमने कहा कि हमें पॉइंट चाहिए, उसने कहा मेरे साथ किसी की हेल्प के लिए भेजो, हमने लाइन 4 को बुला दिया। यही दो लाइन थी ना? अच्छा, लाइन 4 ने कहा कि जाओ भाई वाई को तो 6 पुट कर दो, मेरी तरफ से इजाजत है। वाई की वैल्यू क्या रखो अपने पॉइंट में? 6। फिर हमने कहा एक्स का क्या करें? तो इसने कहा कि लाइन 1 के पास चले जाओ, उसको मेरा रेफरेंस देना, तो वो तुम्हें एक्स की वैल्यू बता दे। क्या मतलब? कि आपने यहां पर आना है लाइन 1 के पास और इसको कहना है कि भाई मुझे एक्स की वैल्यू बताओ, अगर वाई की वैल्यू मैं 6 पुट कर दूं तो। क्या बात समझ आई है आपको? इसने आपको एक्स की वैल्यू बता देनी है। तो यहां से देखो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वाई की वैल्यू, तो यही है पॉइंट बी की वैल्यू। बात क्लियर? क्या 2 एंड, अच्छा एक मुद्दा फिर से सुनो, सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है पॉइंट सी की कैलकुलेशन में। अब अगर आप लोग पॉइंट सी पर जाओ और इससे पूछो कि भाई कौन सी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसने आपसे क्या कहा? लाइन 1 एंड लाइन, तो लाइन 1 के पास गए, उसने कहा भाई मेरी मदद के लिए किसी को बुलाओ, फिर तुम्हें पॉइंट का पता चल जाएगा। तो मदद के लिए अब किसको बुलाया? और लाइन 3 ने कहा भाई जाके एक्स को 4 पुट कर दो, तो वाई का पता कहां से करें? उसने कहा लाइन 1 को मेरा रेफरेंस देना, तो वो तुम्हें वाई की वैल्यू बता देगा। लाइन 1 के पास गए और उससे कहा कि भाई अगर तुम्हें x4 मिल जाए तो तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या होगी? तो यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो आपके पास y की क्या वैल्यू होगी? क्या? 3। तो पॉइंट क्या बन गया? 4 एंड, ये बात समझ आई? बेसिकली स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व कर रहे हो। लाइन 3 ने कंफर्म कर दिया भाई x को 4 ही रखो, इसके अलावा कोई वैल्यू है ही नहीं। तो x4 उठाया, लाइन 1 में आके पुट किया, वहां से y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 3 और पॉइंट बन गया 4 एंड 3। इसी तरह जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बी हमने फाइंड किया था, उसमें y कंफर्म हो चुका था, भाई ये तो 6 ही है, वो हम लोग 6 ही रखेंगे। अब लाइन 1 के पास गए
और उसको 6 का रेफरेंस दिया, उसने हमें x की वैल्यू बता दी, उसने कहा x को जाकर तुम लोग 2 पुट कर दो। ऑलराइट, ये थे आपके फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। डन। सर एक बार बी की दोबारा समझा दें। बी की वैल्यू एक बार फिर से समझा दें। बी देखें कौन सी लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी 1 का, और तो आप अपने पास लाइन 1 और लाइन 4, तो लाइन 4 ने आपको क्या कहा, तो y की जगह पर तो 6 आ गया, ये देखो। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यही 6 जाकर, अब ये नहीं है कि आप लाइन 2 के पास आ जाओगे, लाइन 1 में पुट किया y की जगह पर, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2। ये मैंने इस तरह से किया था, 3x प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू, तो यहां से x की वैल्यू मिल गई 2, तो पॉइंट बन गया 2 और 6। सब बच्चों को क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अगर अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं था, लेकिन अगर ऐसा होता कि मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट होता जो लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता, अगर ऐसा होता, तो बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, और आपने जाकर कैलकुलेटर से सॉल्व कर, अगर लाइन 1 और लाइन 2 का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता, तो ये आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर से जाकर सॉल्व कर लेनी थी। लेकिन अगर आप यहां पर गौर से देखो, तो बेटा लाइन 1 और 2 आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो इधर इस सॉल्यूशन को अगर देखें तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन ये पैरेलल लाइंस भी नहीं है, इन्होंने इंटरसेक्ट करना है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर निकल के करेंगे, तो वहां पर x या y की वैल्यू, बेसिकली x की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी होगी, और वो हमने मना किया था कि नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएं, आपने अपने पास अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना है। आप पॉइंट बी और सी की वैल्यू डायरेक्ट ग्राफ से उस टाइम पर फाइंड कर सकते हैं जब आपका ग्राफ मेरे वाले ग्राफ के मुताबिक हो, अदरवाइज आपने ऐसा रिस्क नहीं लेना। अब अगर आप लोग मेरे वाले ग्राफ को देखें ना, आपको एक्यूरेट वैल्यूज मिलेंगी, जैसे सी को देखें, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3, और यही कुछ था। आप पॉइंट बी को देखें, तो यहां पर देखें एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 2 और वाई की वैल्यू तो 2 और 6। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपका ग्राफ इतना अच्छा नहीं बना हुआ होगा, और कभी कभी पॉइंट्स इन डेसिमल्स आ जाते हैं, तो वो आपको ग्राफ से इतने अच्छे तरीके से पता नहीं चलेंगे। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 3x प्लस 5y। अब इसका काम स्टार्ट होगा, इसको लेकर आएंगे इधर, z इज इक्वल टू 3x प्लस, अब आपके पास x एंड y की वैल्यूज हर पॉइंट में मौजूद हैं, आपने ये x एंड y की वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करनी है और z की वैल्यू को फाइंड करते जाना। जैसा कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ये देखिएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है फर्स्ट पॉइंट में, 0, प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपने यहां पे 30 पुट कर दिया कि भाई फर्स्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 30। ये बात समझ आई। सेम केस विद ऑल पॉइंट्स। अब पॉइंट बी की वैल्यू अगर आप लोग पुट करें, 3 2 आर 6, 6 5 आर 30 इज इक्वल टू 36, 4 3 आर 12 एंड 5 3 आर 15 इज इक्वल टू 27, 12। ये वैल्यूज फाइंड कर ली आप सब बच्चों ने। अच्छा, अब आपने देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, मैक्सिमाइज। तो देखें मैक्सिमम वैल्यू आपके फंक्शन में की कौन सी है, 36, मैक्सिमम वैल्यू 36। अब यहां पर दो किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो आपसे वैल्यू पूछी जा सकती है,
कि भाई मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो हम कहेंगे 36। यहां से कहेगा कि मैक्सिमाइजेशन पॉइंट बताएं कि मैं एक्स और वाई के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, तो आप लोगों ने ये पॉइंट बताना है कि 2 और 6। क्या मतलब कि भाई एक्स के 2 यूनिट्स बनाओ और वाई के 6 यूनिट्स बनाओ तो तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इसके अलावा वो किसी भी कॉम्बिनेशन में चला जाए, मे बी कि उसे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा। जैसा कि अगर वो जाता है 0 और 6 पर तो इसका प्रॉफिट है। वो 4 और 3 पर जाता है कि एक्स के 4 यूनिट बना दिया, वाई के 3 यूनिट बना दिए, उसको प्रॉफिट 27 का हो रहा है। जबकि अगर वो इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक रहे तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम। तो आपने ये जरूर देख लेना है कि आपसे उसने पॉइंट पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे हैं, या प्रॉफिट की वैल्यू पूछी है। अगर यहीं पे होता मिनिमाइजेशन तो हम लोग पॉइंट डी सिलेक्ट करते और वैल्यू होती 12। अगर मिनिमाइजेशन पूछता तो यहां तक किसी को कोई शो। अच्छा बेटा, आप अगर यहां पे गौर करें तो मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे, इन्हें कहा जाता है फिजिबल सॉल्यूशन। ये नेम आपने याद रखने हैं, फिजिबल। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये कह दूं कि फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। ऑलराइट, फिजिबल सॉल्यूशन एक से ज्यादा हो सकते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने तो इन तमाम फिजिबल सॉल्यूशन में से सिर्फ एक पॉइंट सेलेक्ट किया, और वो जो एक पॉइंट आप सेलेक्ट करते हो उसे कहा जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इट मींस दैट एक ऐसा पॉइंट बताओ जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमम या कॉस्ट मिनिमम हो। मतलब फिजिबल सॉल्यूशंस में से जो एक पॉइंट आप सेलेक्ट करते हो वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास मौजूद होता है, और उसी को ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। फिजिबल सॉल्यूशंस में से आपने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना होता है। ये बात क्लियर हो गई? मतलब मैं ये कह दूं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन है, लेकिन फिजिबल सॉल्यूशंस ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं होते। जैसे पॉइंट ए फिजिबल सॉल्यूशन है लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, पॉइंट सी, पॉइंट डी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट बी की बात करूं, ऑप्टिमल है लेकिन साथ में फिजिबल भी है। क्लियर? द लास्ट पॉइंट। अच्छा, आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो गई, पूरे चैप्टर में यही कुछ था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अच्छा, अब इसमें लास्ट पॉइंट आपके पास मौजूद है कि अगर आप लोग यहां पे थोड़ा सा फोकस करो तो ये देखो, ये इसने क्या पूछा है, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। आखिरी पॉइंट है इसका। बेटा क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट तो है, लेकिन क्या आपको पता है रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? नहीं, रिडंडेंट का यह मतलब नहीं होता, रिपीट थोड़ी कह रहा हूं। रिडंडेंट जरूरत से ज्यादा, फजूल। बेसिकली ये जो वर्ड यूज की किसने यूज किया, फजूल वाला। ये रिडंडेंट का यह मतलब होता है फजूल, एक्स्ट्रा, जिसकी मतलब ऐसा जरूरत नहीं थी, उसका होना ना होना बराबर है हमारे लिए। ओके, जैसा कि आप लोग अपने सिबलिंग्स में से हैं, घर की बात नहीं बतानी। अच्छा, अब देखिए बेटा, रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट जो आपके फिजिबल रीजन को टच ना करे, रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट है। अब अगर आप लोग लाइन 1 को देखो, फिजिबल रीजन को टच कर रही है, पॉइंट बी से लेकर सी तक लाइन 1 टच कर रही है। अगर आप लोग लाइन 3 को देखो,
लाइन 3 तो आपको सी से लेकर डी तक फिजिबल रीजन को टच कर रही है। लाइन 4 को देखो, ए से बी तक लाइन 4 फिजिबल रीजन को टच कर रही है। लेकिन अगर लाइन 2 को देखो, अगर मैं इसको ये देखे यहां से इग्नोर भी मार दूं, ये देखो खत्म हो गई ये लाइन। क्या आपके सॉल्यूशन में कोई फर्क पड़ा? चले मैं इसको वापसी लगा देता हूं, ये लो सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ा? रिडंडेंट कांस्टेंट कि इसका होना ना होना हमारी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास रिडंडेंट कांस्टेंट के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम और कॉस्ट जीरो। नहीं 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 नहीं, कॉस्ट जीरो बेटा, प्रॉफिट के लिए ये जरूरी नहीं है कि कॉस्ट जीरो, मिनिमम होगी, कॉस्ट मिनिमम होगी वहां पे। रिडंडेंट कांस्टेंट, अच्छा बेटा हर क्वेश्चन में ये रिडंडेंट कांस्टेंट नहीं पाया जाता, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको कुछ कांस्टेंट बताएं और उनसे कहा जाए कि इनमें से रिडंडेंट कांस्टेंट कौन सा है। ग्राफ बनाओगे, उसमें फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करोगे और फिर देखोगे कौन सा ऐसा है जो हमारे फिजिबल रीजन को टच नहीं कर रहा, वो रिडंडेंट कांस्टेंट। क्लियर? आई होप कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की समझ आ चुकी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।